लहरें रुक्षा को पीछे धकेलती हैं, जिससे वह प्लेटफॉर्म के दक्षिण पश्चिम कोने से टकरा जाता है। जैसे ही वो जोर से उछलता है, जहाज के अगले हिस्से का हेली डेक गैस राइजर से टकराता है और पाइपलाइन फट जाती है। गैस मुंबई हाई नॉर्थ प्लेटफॉर्म पर निकलते ही हवा में सीटी जैसी आवाज गूंजती है। अरब सागर में खंभात की खाड़ी में स्थित मुंबई के पश्चिमी तट से 176 किलोमीटर दूर भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मुंबई हाईफील्ड स्थित है। पहले बॉम्बे हाईफील्ड के नाम से जाना जाने वाला ये ऑफशोर तेल क्षेत्र लगभग 1,15,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी औसत गहराई लगभग 75 मीटर है। 1965 में एक संयुक्त रूसी और भारतीय भूकंपीय अन्वेषण टीम द्वारा खोजा गया। मुंबई हाईफील्ड में कच्चे तेल का अनुमानित कुल भंडार 1,659 मिलियन टन था। इस क्षेत्र का संचालन सरकारी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम करती है और यहाँ का तेल गैस पाइपलाइन से मुंबई के उरण प्रोसेसिंग प्लांट भेजा जाता है। 26 जुलाई 2005 को मुंबई में भारी मूसलधार बारिश हुई और कई इलाकों में व्यापक बाढ़ आ गई, जिसमें जुहू हेलीबेस भी शामिल है, जो पवन हंस का परिचालन अड्डा है। पवन हंस वो हेलीकॉप्टर सेवा है जो मुंबई हाईफील्ड के ऑफशोर प्लेटफॉर्मों को समर्थन देती है। मुंबई हाईफील्ड को दो हिस्सों में बांटा गया है, मुंबई हाई नॉर्थ और मुंबई हाई साउथ। तट से 100 किलोमीटर दूर स्थित है फील्ड का उत्तरी ब्लॉक, जिसमें 4 ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स का एक प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है जो ब्रिज से जुड़े हुए हैं। इनमें एक वेलहेड प्रोसेस प्लेटफॉर्म है जो 1976 में भारत का पहला ऑफशोर वेल बना था। रेसिडेंशियल प्लेटफॉर्म 1978 में बनाया गया था। मुंबई हाई नॉर्थ प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म 1981 में बनाया गया था और गैस कंप्रेशन और वाटर इंजेक्शन के लिए प्रोसेस प्लेटफॉर्म बाद में जोड़ा गया था। इस कॉम्प्लेक्स की 4 संरचनाओं पर कुल 227 लोग काम करते हैं। मुंबई हाई नॉर्थ का प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म एक 8 पैरों वाला स्टील जैकेट या 8 पैरों वाला ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 टॉप साइड डेक्स हैं। 7 मंजिला स्टील प्लेटफॉर्म रोजाना 80,000 बैरल कच्चा तेल पैदा करता है। यह गैस प्रोसेस करता है जो ऑयल रिकवरी के गैस लिफ्टिंग ऑपरेशन में उपयोग होती है। गैस लिफ्टिंग एक विधि है जिसमें कुएं में गैस डालकर तेल को सतह तक लाया जाता है। यह तेल की घनता को कम कर देता है और उन जगहों पर तेल को सतह तक लाने में मदद करता है जहां कुएं का प्राकृतिक दबाव तेल को अपने आप ऊपर लाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। प्लेटफॉर्म पर 10 फ्लूइड इंपोर्ट राइजर तेल निकालने और 5 एक्सपोर्ट गैस राइजर कुएं में गैस इंजेक्ट करने के लिए हैं, जिनका व्यास 30 से 40 सेंटीमीटर है और ये स्टील जैकेट के बाहर हैं। राइजर वे पाइप हैं जो कुएं में जाते हैं या कुएं से निकलकर प्लेटफॉर्म तक आते हैं। तेल को समुद्र के नीचे पाइपलाइनों से तटीय सुविधाओं तक भेजा जाता है। 27 जुलाई को मुंबई हाई नॉर्थ में मॉनसून के मौसम में मौसम की स्थिति अशांत है। 25 नॉट्स की तेज हवाएं और 2 नॉट्स की धाराएं समुद्र में 4-5 मीटर ऊंची लहरों के साथ अशांति ला रही हैं। मौसम के बावजूद समुद्र सुरक्षा, जिसमें 84 लोग सवार हैं, जिनमें 6 सैचुरेशन डाइवर्स भी शामिल है, उसी क्षेत्र में लेकिन मुंबई हाई नॉर्थ प्लेटफॉर्म से दूर एक डाइविंग ऑपरेशन पूरा कर रही है। समुद्र सुरक्षा एक 100 मीटर लंबा मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल है जिसमें हेलीपैड और फायर फाइटिंग उपकरण हैं। इसका स्वामित्व ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के पास है। संचालन शिपिंग कंपनी ऑफ इंडिया करती है। सुरक्षा एक डायनामिकली पोजीशन क्लास 2 वेसल है जिसमें एक मुख्य प्रोपेलर, स्टर्न पर 2 अजीमुथ थ्रस्टर्स और बो पर 2 टनल थ्रस्टर्स लगे हैं। डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम कंप्यूटर द्वारा थ्रस्टर्स संचालित करता है ताकि हवा लहरों के असर की भरपाई हो सके और यह सैटेलाइट जीपीएस सिग्नल्स का भी स्वतः जवाब देता है। यह समुद्र तल व प्लेटफॉर्म्स के ध्वनिक बीकन्स के साथ समन्वय में काम करता है। जब जरूरत हो तो सिस्टम को ओवरराइड किया जा सकता है और मैन्युअली ऑपरेट किया जा सकता है, जिसमें लीवर कंट्रोल का इस्तेमाल करके थ्रस्टर्स को अलग अलग कंट्रोल किया जाता है। इसमें अलग अलग थ्रॉटल, रडर और थ्रस्ट कंट्रोल्स होते हैं। थ्रस्टर्स को सीधे पुश बटन से भी ऑपरेट किया जा सकता है और लीवर कंट्रोल्स बाईपास किए जा सकते हैं
इसे इमरजेंसी कंट्रोल कहते हैं। सुरक्षा में सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम है जो गोताखोरों को उच्च दबाव वाले माहौल में रखता है ताकि उन्हें डाइविंग बेल में भेजा और लौटाया जा सके, बिना दबाव बदले आराम मिल सके। सैचुरेशन सिस्टम में गोताखोर कई दिनों चलने वाली लंबी डिकम्प्रेशन प्रक्रिया को टाल सकते हैं जब तक उनका 28 दिन का टूर पूरा नहीं होता। नोबल चार्ली येस्टर, जिसमें 73 लोग सवार हैं, वेलहेड प्लेटफॉर्म पर हैं और चार्टर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की ओर से विभिन्न डाउनहोल कार्य कर रहा है। नोबल चार्ली येस्टर एक जैकअप रिग है जो 7620 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग करने में सक्षम है और यह 91 मीटर गहरे पानी में भी काम कर सकता है। जैकअप एक मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट है। ये सेल्फ एलिवेटिंग होते हैं जिनमें 3-4 मूवेबल पैर होते हैं जिन्हें ड्रिलिंग डेक के ऊपर या नीचे तक बढ़ाया या उठाया गिराया जा सकता है। ये उन्हें एक नई जगह पर जाने और फिर खुद को समुद्र तल पर मजबूती से टिक करने की अनुमति देता है ताकि वे अपनी ड्रिलिंग ऑपरेशंस कर सकें। जैकअप डेक पर ड्रिलिंग उपकरण, सप्लाई और क्वार्टर की जगह होती है। नोबल चार्ली येस्टर कुएं के वेलहेड प्लेटफॉर्म पर हैं और कुछ समस्याएं ठीक कर उत्पादन बढ़ाने के लिए वेल वर्कओवर कर रहा है। दोपहर 2 बजे कप्तान सुरेश चंद, जो सुरक्षा जहाज के कप्तान है, को सूचित किया जाता है कि उनके कुक ने खाना तैयार करते समय गलती से अपनी 2 उंगलियों के सिरों को काट लिया है। कप्तान चंद गोताखोरों को वापस बेल में बुलाने और बेल को जहाज पर वापस लाने का आदेश देते हैं। गोताखोरों के सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम में स्थानांतरण के दौरान क्रू घायल कुक की स्थिति पर चर्चा करता है। कप्तान और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि मानते हैं कि कुक को तट पर मेडिकल इवैक्यूएशन की जरूरत है। वे जुहू हेली बेस पर पवन हंस को कॉल करते हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टरों की उड़ानें रोक दी गई हैं। लेकिन 1 मई 172 पवन हंस हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म के हेली डेक पर खड़ा है। 14:45 बजे कप्तान चंद सुरक्षा पर प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म के ऑफशोर इंस्टॉलेशन मैनेजर से घायल कुक के लिए हेलीकॉप्टर ट्रांसफर का अनुरोध करते हैं। तेज समुद्री लहरों और 5 मीटर ऊंची लहरों के कारण घायल कुक को हेलीकॉप्टर से लेना बहुत जोखिम भरा है, इसलिए अनुरोध अस्वीकार किया गया। कप्तान चंद घायल कुक को मैन राइडिंग बास्केट से प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म ले जाने की अनुमति मांगते हैं ताकि उसे चिकित्सा सहायता मिल सके। सुरक्षा को इंतजार करने को कहा गया क्योंकि प्लेटफॉर्म अभी एक ऑफशोर सप्लाई वेसल के काम में व्यस्त है। सुरक्षा रेजिडेंशियल प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर की मदद के लिए कॉल करते हैं, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। इसके बाद सुरक्षा जैकअप ड्रिलिंग रिग ABN-5 से पूछती है कि क्या घायल कुक को बेहतर देखभाल के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ABN-5 मना कर देता है। वे कहते हैं कि घायल व्यक्ति को रात भर रखना संभव नहीं है। 15:30 पर सुरक्षा दोबारा प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म को कॉल करती है। कैप्टन चांद प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म के ऑफशोर इंस्टॉलेशन मैनेजर से बात कर साउथ क्रेन से बास्केट ट्रांसफर की अनुमति ले लेते हैं। यह एक अधिक जटिल ऑपरेशन है क्योंकि यह हवा की दिशा वाली तरफ या हवा के सामने है। इसका मतलब है कि जब क्रेन सुरक्षा से कुक को बास्केट में प्लेटफॉर्म तक उठा रही होगी, तब मौसम सुरक्षा को तेज हवा और ऊबड़ खाबड़ समुद्र में रिग की ओर धकेलेगा। प्लेटफॉर्म के पीछे लीवॉर्ड साइड की हवा से सुरक्षित क्रेन मैकेनिकल समस्या के कारण बंद है। लीवॉर्ड साइड बेहतर विकल्प होती क्योंकि सुरक्षा प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं बल्कि उससे दूर धकेली जाती। सुरक्षा प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म के दक्षिण की ओर बढ़ती है। रास्ते में कैप्टन चांद देखते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेड स्टारबोर्ड अजीमुथ थ्रस्टर में समस्या आ रही है। मुख्य इंजीनियर सलाह देते हैं कि वे देरी करें ताकि वह थ्रस्टर ठीक कर सकें, लेकिन वे रसोइये के लिए इलाज खोजने में समय गवा चुके हैं, इसलिए कैप्टन आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वे डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम को इमरजेंसी मोड में जॉयस्टिक से मैनुअल कंट्रोल पर स्विच करते हैं। सुरक्षा पिछला हिस्सा पहले धीरे धीरे अंदर लाती है। उसकी नाक 35 नॉट की हवा, 3 नॉट की धारा और 5 मीटर की लहरों का सामना कर रही है। 16:05 बजे घायल रसोइये को साउथ क्रेन से टोकरी में प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर किया गया। जैसे ही सुरक्षा दूर होती है, एक बड़ी लहर जहाज को प्लेटफॉर्म के दक्षिण पश्चिम कोने से दोबारा टकरा देती है। जैसे ही सुरक्षा का अगला हिस्सा लहर की घाटी से उठता है, हेलीडेक एक्सपोर्ट गैस लिफ्ट राइजर्स से टकराता है।
ये राइजर्स जैकेट के बाहर स्थित हैं। समुद्र स्तर के ठीक ऊपर इन पर सुरक्षा गार्ड लगे होते हैं ताकि छोटे अपतटीय सप्लाई जहाजों से सुरक्षा मिल सके। सुरक्षा एक बहुउद्देशीय सपोर्ट पोत है जो टकराने पर पाइपलाइन फाड़ कर गैस बाहर निकालता है। प्लेटफॉर्म पर क्रू तेज सीटी जैसी आवाज सुनते हैं क्योंकि क्षतिग्रस्त राइजर्स से गैस निकलती है जो हेलीडेक और ब्रिज में फैलकर आग के गोले में बदल जाती है और सुरक्षा को घेर लेती है। जैसे ही उच्च दबाव वाली गैस राइजर्स से बाहर निकलती है और आग पकड़ लेती है, वहां से एक जेट फायर फूट पड़ता है। आग तेजी से पास पास स्थित पड़ोसी राइजर्स तक फैल जाती है जिनमें कोई अग्नि सुरक्षा नहीं होती। आग बढ़ते ही 3 विस्फोट होते हैं जो प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म से एकोमोडेशन प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं। आपातकालीन शटडाउन वाल्व सक्रिय हैं, लेकिन कुछ 12 किमी लंबे क्षतिग्रस्त राइजर्स में भरी गैस और तेल लगातार बाहर निकलता है और लपटें डेक तक पहुंच जाती हैं। विस्फोटों ने साउथ क्रेन को तबाह कर दिया और ऑपरेटर की मौत हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, यहां तक कि लपटों से घिरी प्लेटफॉर्म से उबड़-खाबड़ समुद्र में भी कूद जाते हैं। घायल रसोइया भी लपटों से बचने के लिए प्लेटफॉर्म से कूद जाता है। सुरक्षा पर एक इंजीनियर साथियों संग चाय पी रहा है, तभी टक्कर महसूस करता है, विस्फोट की आवाज सुनता है और आग देखता है। वे लाइफ जैकेट्स लेकर सीढ़ी से उतरते हैं, समुद्र में कूदते हैं और जलती जहाज व प्लेटफॉर्म से तेजी से दूर तैरते हैं। उनके पास लाइफ बोट्स लॉन्च करने का वक्त नहीं है। सुरक्षा के ब्रिज पर कैप्टन चंद अपना जलता जहाज उस प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म से दूर ले जाते हैं जो आग में घिरा है। प्लेटफॉर्म पर एक एविएशन फ्यूल टैंक में विस्फोट हो जाता है। ऊपर वाले प्लेटफॉर्म से मलबा और ईंधन सुरक्षा पर आग बरसाते हैं। प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पर रेडियो ऑपरेटर विस्फोटों की आवाज सुनता है। वह रेडियो रूम से निकलकर जांच करता है और प्लेटफॉर्म के दक्षिणी हिस्से व सुरक्षा में आग देखता है। वो तुरंत रेडियो के पास जाकर सभी स्टेशनों को आपातकालीन मदद के लिए कॉल करता है। आग उत्पादन प्लेटफॉर्म को घेरते ही पास के प्लेटफॉर्म्स तक फैलती है और प्रोसेसिंग, रेसिडेंशियल, वेलहेड प्लेटफॉर्म्स में भी लग जाती है। नोबल चार्ली येस्टर जैकब रिग उत्पादन प्लेटफॉर्म के दक्षिणी हिस्से से 300 मीटर दूर वेलहेड के ऊपर खड़ा है। पास के रिग पर आग की लपटों से निकलने वाली गर्मी इतनी तेज है कि क्रू को अपना रिग छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रिग पर सवार 73 लोग रिग खाली करते हैं, लेकिन सिर्फ आधी लाइफ बोट्स लॉन्च कर पाते हैं। रिग पर 2 लोग गर्मी से मर जाते हैं। आग इतनी तेज और इतनी जल्दी फैलती है कि मुंबई नॉर्थ कॉम्प्लेक्स में कुल 8 लाइफ बोट्स में से केवल 2 और 10 लाइफ राफ्ट्स में से केवल 1 ही सफलतापूर्वक लॉन्च हो पाती है। जो लोग लाइफ बोट्स तक नहीं पहुंचते वे समुद्र में कूद जाते हैं। कुछ के पास लाइफ जैकेट होती है, बाकी को ढूंढने का वक्त नहीं मिलता। 2 घंटे से भी कम समय में मुंबई हाई नॉर्थ प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म समुद्र में ढह जाता है। सुरक्षा की बिजली जाते ही वो तेज धाराओं और ऊंची लहरों में बहने लगती है। जहाज में आग अब भी है और डूबने का खतरा बना है। कैप्टन चांद जहाज छोड़ने का आदेश देते हैं। सुरक्षा के पोर्ट साइड की हाइपरबेरिक रेस्क्यू लाइफ बोट आग से क्षतिग्रस्त होने से सैचुरेशन डाइवर्स जहाज नहीं छोड़ पाते। 6 गोताखोरों ने 60 मीटर की डाइव पूरी की है और अभी-अभी डिकम्प्रेशन शुरू किया है। उन्हें चैम्बर से बाहर निकालना शायद उनकी जान ले लेगा। क्रू के सुरक्षा छोड़ने से पहले डाइव सुपरवाइजर चैम्बर को 85 मीटर की गहराई तक प्रेशराइज करता है। समुद्र तल की गहराई 82 मीटर है। इस आपातकालीन प्रोटोकॉल के तहत चैम्बर को समुद्र तल से थोड़ी अधिक गहराई तक प्रेशराइज किया जाता है। अगर जहाज गोताखोरों संग डूबे तो चैम्बर खुलने और उसमें पानी भरने से बचा जा सकता है। क्षेत्र में काम कर रहे ऑफशोर सप्लाई जहाजों के बीच रेडियो पर बातचीत सुनाई देती है। मुंबई हाई नॉर्थ प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पर एक विस्फोट हुआ है। मुंबई हाई नॉर्थ प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म में आग लगी है। सभी जहाज दूर रहें, जीवित बचे लोगों की तलाश करें। मुंबई हाई नॉर्थ प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म समुद्र में गिर गया है। सभी जहाज अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ें। सैकड़ों लोग लाइफ जैकेट के साथ तैर रहे हैं। सुमात्रा का सुरक्षा भी जल रहा है। नेवी के हेलीकॉप्टर, कोस्ट गार्ड और अस्पताल जहाज बुलाओ।
खराब दृश्यता और भारी मौसम के बावजूद मुंबई हाई नॉर्थ कॉम्प्लेक्स के पास काम कर रहे 15 ऑफशोर सप्लाई और मल्टीपर्पज सपोर्ट जहाज आपात स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हैं और घटनास्थल पर पहुंचते हैं। 3 जहाजों ने दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर घायल रसोइये सहित 143 जीवित लोगों को बचा लिया। सुरक्षा के इंजीनियर सहित अन्य बचे लोग कई घंटे बाद उत्पादन प्लेटफॉर्म से 30 मील पूर्व उबड़ खाबड़ पानी में बहते मिले और बचा लिए गए। कैप्टन चंद को गंभीर जलने के साथ बचाया गया। सुरक्षा जहाज पर गोताखोर अभी भी जलते हुए पोत में फंसे हुए हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, चैम्बर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जाता है, जिससे गोताखोरों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। गोताखोर जिस चैम्बर में हैं, उसके पास 2 और डिकम्प्रेशन चैम्बर हैं। साफ सांस लेने की गैस पाने के लिए गोताखोर 2 अन्य चैम्बरों के वाल्व खोलते हैं, जिससे ताजा गैस तो मिलती है, लेकिन चैम्बर का दबाव 54 मीटर के बराबर रह जाता है। गोताखोर जानते हैं कि जहाज डूबने पर बेल समुद्र तल तक गिरे तो वे सही दबाव पर नहीं होंगे। सुरक्षा अभी भी चल रही है। सुमात्रा प्रभा, एक बहुउद्देशीय सहायता पोत, आग बुझाने के लिए पास आकर अपने फायर मॉनिटर का उपयोग करती है। प्रभा को आग पर काबू पाने में 10 घंटे लगते हैं। प्रभा की एक बचाव टीम गोताखोरों की जांच के लिए भेजी जाती है। बचाव टीम दबाव हैच से सोडा सॉर्ब को सैचुरेशन चैम्बर में भेजती है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अम्लीय तत्व हवा से अवशोषित हो सकें। इसके बाद वे चैम्बर में ताजा ऑक्सीजन हीलियम मिश्रण पंप करते हैं और गोताखोरों की निगरानी के लिए डाइविंग मेडिकल विशेषज्ञ बुलाते हैं। वो डिकम्प्रेशन की अवधि को 48 घंटे से घटाकर 30 घंटे कर देता है। सुबह ही भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के जहाज मौके पर पहुंचते हैं। तब तक अधिकांश बचे हुए लोग, लगभग 326 लोग, सुरक्षित रूप से मिल जाते हैं और उन्हें मदद के लिए पहुंचे ऑफशोर सप्लाई जहाजों द्वारा उठा लिया जाता है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने अतिरिक्त 12 लोगों को बचाने में सफलता पाई। करीब 15 घंटे की अवधि में दुर्घटना स्थल पर मौजूद 384 में से 362 लोगों को बचा लिया जाता है। 11 को मृत घोषित किया गया। 11 लोग समुद्र में लापता हैं। मौसम खराबी के कारण बचाव कार्य बाधित होते हैं और मॉनसून में सभी हेलीकॉप्टर कई दिनों तक नहीं उड़ते। हर गुजरते घंटे के साथ सुरक्षा के डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए बचाव दल 12 घंटे बाकी रहते ही डिकम्प्रेशन ऑपरेशन को रोकने का फैसला करता है। 29 जुलाई सुबह 4 बजे वे चैम्बर का दबाव 30 मिनट से कम समय में समुद्र तल तक घटाते हैं और गोताखोरों को तुरंत प्रभा पर डिकम्प्रेशन चैम्बर में भेजते हैं। सामान्य डिकम्प्रेशन प्रक्रिया में दबाव 30 मीटर पर सेट होता है। सभी गोताखोर बच जाते हैं। प्रभा सुरक्षा को मुंबई भेजने के लिए एक टगबोट को सौंपती हैं। 2 दिन बाद 1 अगस्त को मुंबई के तट से लगभग 12 समुद्री मील दूर टोइंग की रस्सी टूट जाती है और सुरक्षा तेज हवाओं और ज्वार के सहारे उत्तर की ओर बहने लगती है। एक बड़ी लहर सुरक्षा से टकराती है, जिससे जहाज पलट जाता है और 30 मीटर गहरे पानी में डूब जाता है। आग लगने की घटना में 22 लोगों की मौत हुई, 11 शव मिले और 11 लोग समुद्र में लापता हैं, जिनमें सुरक्षा के 2 लोग थे। इस घटना से हुए नुकसान का अनुमान लगभग $370 मिलियन लगाया गया, जिसमें मुंबई हाई नॉर्थ उत्पादन और हेलीकॉप्टर की हानि, साथ ही सुरक्षा के नष्ट होने और नोबल चार्ली यस्टर जैकब जैसी अन्य संरचनाओं को हुए नुकसान भी शामिल है। मुंबई हाई नॉर्थ आपदा से तेल का रिसाव 16 किलोमीटर तक फैल गया था। सिर्फ 5 हफ्तों में 85% उत्पादन बहाल कर दिया गया। राइजर लाइनों को मुंबई हाई साउथ सुविधाओं की ओर मोड़ दिया गया। 2006 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने मुंबई हाई नॉर्थ फील्ड में प्लेटफॉर्म और उसकी एक्सटेंशनों को फिर से बनाने के लिए $280 मिलियन खर्च किए। भारतीय अधिकारियों या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा कभी भी कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से जारी नहीं की गई है। मुंबई हाई नॉर्थ प्लेटफॉर्म में आग के वक्त भारत के पास अपतटीय तेल गैस संचालन के लिए कोई शासकीय निकाय नहीं था। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो प्लेटफॉर्म का संचालन करता था, द्वारा निर्धारित मानकों या नियमों के अलावा कोई अन्य मानक या नियम नहीं थे। इस घटना के परिणाम स्वरूप 2008 में भारत ने अपतटीय तेल और गैस गतिविधियों की निगरानी और विनियमन के लिए एक नियामक निकाय बनाया।